हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी होगी। और मैं आपको आखिरी समय पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए क्या बोलते हैं उसको कि बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जहाँ तक है कि उम्मीद है कि आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको अच्छे से देखें और जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो आप आराम से इनको 1 2 बार 3 बार देखकर और याद करके चले जाएं। इनसे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रा सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि इससे आपको नई नई वीडियो जो मैं बनाते रहूँगा वो आपको मिलती रहेंगी, जिससे आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं क्विक रिवीजन करवाने वाला हूँ। और ये हमारा एक क्विक रिवीजन धमाका है, जो आखिरी धमाका है वो आपके लिए रामबाण साबित होगा, मुझे ऐसी आपसे और ख़ुद से उम्मीद है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। ये कब करी थी? तो अगर ये जाने तो 1699 में, यानी 1699 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने कोलकाता में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करी थी? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, इसको हम PWD भी बोलते हैं, इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखें तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो ये पूछ रहे हैं कि वायुमंडल की निचली सतह क्या होती है या कौन सी होती है? तो उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। और इसके साथ आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल के अलावा कई सारी परतें होती हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या लगाएंगे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। तो ये हमारी वर्तमान है, यानी दूसरी महिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उड़ीसा की हैं और पहली महिला ST हैं। उड़ीसा की हैं और पहली महिला ST हैं। और सबसे बड़ी बात है ये संथाल जनजाति की है, संथाल जनजाति की हैं। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर पूछता है कि द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति की हैं तो संथाल हैं। कहाँ की हैं? तो उड़ीसा की हैं। और कौन है? तो ST हैं। और पहली ST बनने वाली, राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हैं। और अगर राष्ट्रपति के हिसाब से देखा जाए तो ये जो है सेकंड महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? कितना महाद्वीपों का विस्तार है? कितने भाग पर है पूरे पृथ्वी के? तो 29.2% पर, 29.2% पर ये भूभाग हमारा फैला हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसके हिसाब से देखें तो महासागर कितने भागों में फैले हुए हैं? महासागर अगर हम देखते हैं तो महासागर हमारे फैले हुए हैं 71.8% भागों पर, यानी जो हमारा जल है जो इतने भागों पर फैला हुआ है। और ये स्थल है वो हमारे 29.2% भाग पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। और ये हमारे कासगंज में इनका जन्म हुआ था, कासगंज में इनका जन्म हुआ था। तो इस तरीके से हम इनका आंसर लगा सकते हैं। कई बार पूछा गया है कि ये इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और मिर्ज़ा गालिब, आप जानते हैं मिर्ज़ा गालिब इनके साथ ही हम लोग पढ़ते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब अगर पूछता है तो वो आप आंसर लगाएंगे आगरा। मिर्ज़ा गालिब का जन्म कहाँ हुआ है? आगरा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? बड़ा स्नानागार, स्नानागार मतलब स्नान करने का स्थान, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी है जो खोजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो जर्मनी का एकीकरण किया, एकीकरण मतलब जानते हैं आप, इकट्ठा करना, एक साथ जोड़ना, तो वो बिस्मार्क ने किया था। इन्हीं के हिसाब से भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क बोलते हैं, भारत का बिस्मार्क बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने भी रियासतों को इकट्ठा करके पूरे भारत को एक अखंड भारत बनाने की कोशिश करी थी। और इन्होंने एकीकरण किया था रियासतों का, भारत में विलय किया था, इसीलिए इनको, पटेल को, भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। LPG का पूर्ण विस्तार क्या है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये फुल फॉर्म पूछ लेता है। ऐसे ही CNG की फुल फॉर्म अगर पूछता है तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो विशालतम स्तनधारी यानी सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो वह है ब्लू व्हेल। अगर ये पूछता है कि ब्लू व्हेल में कौन सा है, तो ये नीली व्हेल होती है, नीले कलर की। तो नीली व्हेल को हम ऐसे कई टाइप की होती हैं, तो उसमें भी नीली व्हेल जो है वो सबसे बड़ी स्तनधारी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तापमान पर
किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री पर ये जो है तापमान सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का, यानी सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का पैमाना बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश की स्थलीय सर्वाधिक, यानी स्थलीय सीमा जो होती है, सॉरी, स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो हमारे चाइना की सीमा, यहाँ पे जो चाइना है वो उसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। जिस तरीके से मैप में अगर हिसाब से देखें तो मैप में मैं आपको कुछ हल्का सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हमारा इंडिया हो गया और इधर चलते हैं और ये इस तरीके से चाइना हो जाता है। तो इधर मध्य एशिया के देश, इधर इंडिया, इधर उत्तरी पूर्वी एशिया, और इधर हमारा चाइना है, ये पूरा इधर रसिया लगता है, और इधर मध्य एशिया के देश हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो चाइना के साथ सबसे ज़्यादा सीमा देशों की लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी ये यूएसए में है, वाशिंगटन डीसी में। और इसके साथ कई और मुख्यालय किसी और के भी पूछता है कि वाशिंगटन डीसी में किस किस के मुख्यालय हैं, तो हम और बता देते हैं। IMF का मुख्यालय इसे यहीं पे है, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी यहीं पे है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यानी कि UNO या UN का मुख्यालय पूछता है तो आप न्यूयॉर्क लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? न्यूयॉर्क लगाएंगे। और ये भी कहाँ है? USA में। अगर कोई पूछता है कि न्यूयॉर्क किस नदी के पास है, तो आप कौन सी नदी बता सकते हैं? हडसन नदी। हडसन नदी के पास में ये शहर बसा हुआ है। कौन सी नदी के पास बसा हुआ है? हडसन नदी के पास ये शहर बसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर यानी बंदरगाह नगर कौन सा है? तो वो हमारा लोथल है। और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कौन सी जगह है? गुजरात में है। गुजरात में किस नदी पर है अगर ऐसा पूछता है तो कौन सी नदी है? भोगवा नदी। कौन सी नदी है? भोगवा नदी पर ये लोथल है, और ये बंदरगाह शहर है जिसको गोदीवाड़ा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज ये जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो आज जहाँ पे हिमालय पर्वत है वहाँ पे क्या था? 33 सागर था। 33 सागर क्या था? तो ये हमारा पहले भारत जो है वो इस तरीके से था, और इधर हमारा यूरेशिया था। इसके बीच में जो सागर था उसी को हम 33 सागर बोलते थे। लेकिन ये जैसे जैसे हमारा भारत ऊपर की तरफ शिफ्ट होता गया, उत्तर की तरफ, तो ये दोनों जो स्थलखंड हैं वो मिल गए। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ हिमालय पर्वत था वहाँ पहले 33 सागर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ये 4 वर्ष का होता है। कोई भी राष्ट्रपति अगर अमेरिका में बन रहा है तो वो 4 साल के लिए बनता है। वहीं पे भारत में देखें तो भारत में ये 5 साल के लिए बनता है। और ये भारत में क्या है कि कभी भी, यानी कितनी भी बार इलेक्शन लड़ सकता है राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे केवल 2 बार ही बन सकता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि अमेरिका में कितनी बार बन सकता है राष्ट्रपति? 2 बार। भारत में कितनी भी बार बन सकता है? 5 साल के लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ एक 16 सितंबर है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं, इसको ओजोन दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन दिवस बोलते हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा मतलब आप समझ ही रहे हैं कि तांबा और टिन की धातु है, जो दोनों का मिला जुला रूप है वो। और इसी को हम कांस्य सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के मटेरियल के रूप में जानते हैं, धातु के रूप में जानते हैं कांसा को। ठीक है ना? इसी से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरा नाम बोला जाता था कि ताम्रपाषाणिक सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? स्थायी परमानेंट मेंबर। तो परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5 हैं। 5 कौन से हैं वो अगर आपसे पूछता है तो आप कौन सा बताएंगे? पहला रसिया, दूसरा आप बताएंगे USA, तीसरा बताएंगे ब्रिटेन, और चौथा बताएंगे आप कौन सा? फ्रांस, और पांचवा आप कौन सा बताएंगे? पांचवा बताएंगे जर्मनी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन का। लाल त्रिकोण किसका चिन्ह है? परिवार नियोजन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये कुछ क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाले हुए हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी कभार अटपटे से पूछ लेता है, जिसमें मिडिल काल के हैं यानी मध्यकालीन भारत के हैं। तो कुछ क्वेश्चन इसमें जानते हैं कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो ये देवगिरी में थी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, पल्लवों की राजभाषा कौन सी थी? यानी पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो ये पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आप इस पे स्टार लगा लें। और ये संस्कृत है। कौन सा क्वेश्चन है कि ये पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है कि राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो 6वीं शताब्दी से 12वीं सदी तक माना जाता है। इस बीच में राजपूतों का बड़ा वर्चस्व रहा था भारत पर।
इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि 712 ईस्वी में सिंधु पर मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। ये पूछ रहे हैं कि जहाँ से ये आए थे और वहाँ पे कौन सा था। तो सिंधु पर, मतलब सिंधु पर जब आक्रमण किया तो वहाँ पे दाहिर करके एक शासक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को, ये जिसको हम मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है जजिया कर। इन्होंने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का, जिसको हम दिल्ली का आज दिल्ली बोलते हैं, वो उसका पुराना नाम दिल्ली का हुआ करता था और ये दिल्ली को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी या किया था। तो चंद्रबलदाई ने ये पृथ्वीराज रासो की वो की थी। तो आपको पता ही है कि पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज चौहान जो तराइन के युद्ध हुए थे, आपको पता है कि तराइन के युद्ध हुए थे पहला और दूसरा, जिसमें मोहम्मद गौरी पहले में हार गई थी और दूसरे में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो उसी के लिए पृथ्वीराज रासो लिखा गया था चंद्रबलदाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर जो राजस्थान में है, माउंट आबू अरावली पर्वत पर है, वो पूछा गया है कि कहाँ स्थित है। तो आप माउंट आबू लगाएंगे, और अगर राज्य पूछता है तो राजस्थान लगाएंगे, और पहाड़ी पूछता है तो आप अरावली लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया है या कराया था। तो चंदेल शासकों ने कराया था। और ये कहाँ पे हैं, खजुराहो के मंदिर एमपी में है। कहाँ है, एमपी में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ जो है हमारा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपके एग्जामों में। तो वो 17 बार आक्रमण किया था। इनके आक्रमण करने का आपको अगर टाइम पूछता है तो 1000 से लेके और ये 1100 के बीच में इन्होंने 17 बार आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया तब वहाँ पे भीमदेव शासक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था। तो महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जिसके टाइम शासक थे भीमदेव, उसके टाइम पे इन्होंने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। यही मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से डेट पूछ रहा है। तो 1025 से 1026 के बीच में के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखें तो किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ये जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो क्या नाम है, तो ये जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, तो मस्जिद पर लिखे हैं। ये पूछा जा रहा है कि किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन के झोंपड़े नाटक नामक मस्जिद पर लिखे हैं। तो हरिकेली के कुछ अंश इस पे लिखे हुए हैं, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रानी पद्मा का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। किसकी वजह से, चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, जिस पे पद्मावती मूवी भी बनी हुई है अभी। और वो पूछ रहे हैं कि रानी पद्मिनी जो पद्मावती थी किसकी पत्नी थी। तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये धर्मपाल ने की थी, जो पाल वंश के शासक हुआ करते थे, पाल वंश के शासक। और पाल वंश की स्थापना अगर कोई पूछता है तो आप क्या लगाएंगे, गोपाल लगाएंगे। गोपाल ने इसकी स्थापना करी थी। धर्मपाल वो एक महान शासक था पाल वंश का, और उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद किसने लिखी है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। ये 1194 के आसपास की बात है। तो आप उस टाइम ये लिखी गई। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। अगला क्वेश्चन है कि अलवर के संस्थापक कौन थे। तो अलवर के संस्थापक अजय पाल थे। कौन थे, अजय पाल थे। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला। हेमचंद्र, तो ये जय सिंह के दरबार में हेमचंद्र आचार्य जैन थे और आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ। तो पहली बात गौरी और जयचंद, और डेट अगर पूछता है तो आप 1194 लगा देंगे। तो 1194 में ईस्वी में ये इन दोनों के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई और गौरी जीत गई थी। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया। तो धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। और ये बेसिकली जो तो फिर धर्मपाल
ये हमारे सोमनाथ महाविहार का निर्माण करवाने वाले हो जाते हैं। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? तो भारत पर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये आप सब जानते हैं, जगन्नाथपुरी, जिसके बारे में आप चर्चे में हर साल सुनते रहते हैं, तो ये उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो नरसिंह थे। कौन थे? नरसिंह। और ये भी कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो ये भी उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो इसको कोणार्क में स्थित है, ये भी उड़ीसा में है। इसको ही हम सूर्य मंदिर के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर, यानी भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, और ये भी आपका लिंगराज मंदिर। ये सारे क्वेश्चन मंदिरों वाले इसीलिए बताए जा रहे हैं कि ये मंदिर के नाम कभी भी मतलब क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं, ये पूछे जाते रहते हैं, इसलिए आप इनको याद रखें, ध्यान रखें कि लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ब्लैक पैगोडा, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में है, लेकिन हर एक की जगह अलग अलग है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? वो आपका कोणार्क में है। और लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ये पूछता है, तो ययाति केसरी ने डाली थी। किसने डाली थी? ययाति केसरी ने डाली थी। अगला क्वेश्चन है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई थी। अब कुछ आपके लिए क्रांतियाँ हैं जो आपके किसी फसल से होंगी, किसी भी प्रकार के पदार्थ से होंगी, वो किस टाइप से पूछी जाती हैं वो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ बस आपको याद करवाने के लिए, रिवीजन करवाने के लिए। तो आप जल्दी से इसको याद कर लें कि काली क्रांति किससे है? पेट्रोलियम से। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे? कपास से। सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति फल और शहद उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। और ये कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा मछली उत्पादन से। और दो क्रांति और हैं कि बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। तो इस तरीके से आप इनको दोबारा से रिवीजन कर लें, और फिर आप याद रख लें कि इसमें से आप ये मान लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में रोगों की आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो ये पूछ रहे हैं कि जब हम नेत्रदान करते हैं उसमें किस भाग का दान करते हैं? तो कॉर्निया का हम लोग दान करते हैं, ये याद रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है कि पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे होता है? तो पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों का एक रोग होता है, बच्चों के रोग से संबंधित एक ये शब्द है या ये रोग है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? हाइपोग्लाइसेमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखें। और अगला इसमें मतलब जो जिसकी कमी से होता है उसका नाम है ग्लूकोज की कमी से। जब ये ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तब हमको हाइपोग्लाइसेमिया होता है, ये याद रखना। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये 5 स्टार का क्वेश्चन है। कितने? 5 स्टार का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रो मतलब एग्रिक, और एग्रो मतलब घास भी बोल सकते हैं, तो घास का अध्ययन किया जा सकता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक जूस किस अंग से स्रावित होता है? तो आमाशय से होता है, और ये गैस्ट्रिक जूस है जो खाने के पाचन में हमारी हेल्प करता है। और अगला क्वेश्चन है कि किन रोगों से रक्षा के लिए DTP का टीका बच्चों को लगाया जाता है? तो डी फॉर डिप्थीरिया, टी फॉर टिटनेस, और ये काली खांसी। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, DPT का टीका टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, इनके लिए बच्चों को लगाया जाता है जिससे इनकी सुरक्षा हो सके। चीनी रसायन दृष्टि से क्या है? तो चीनी क्या होती है? सुक्रोज यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस तरीके से हम लोग जान रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? बेवकूफ़ का यानी मूर्खों का सोना कहा जाता है, तो पायराइट को हम लोग मूर्खों का सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेड लेड तो का रासायनिक सूत्र क्या है? तो PB3O4 होता है रेड लेड। विश्व की दूध की रानी के नाम से किस बकरी को जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की दूध की रानी सानेन को विश्व की दूध की रानी के रूप में जाना जाता है। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद कर लें, बढ़िया से याद करें। लाला हरदयाल, गदर पार्टी लाला हरदयाल कहाँ बनी थी? ये अमेरिका, न्यूयॉर्क में बनी थी। आप इसको याद रख लें कि कहाँ बनी थी? USA में बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? टाइम पूछ रहा है। 1915 में केसर हिंद, जब वो भारत वापस आए थे तो इसको अंग्रेज़ों के द्वारा केसर हिंद
गांधी जी को उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 सितंबर में मद्रास में की थी। और एक और होम रूल लीग की स्थापना जो किसने करी थी? तिलक जी ने करी थी। तो इस तरीके से 2 होम रूल लीग की स्थापना भारत में की गई। अगला क्वेश्चन है कि स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना करी थी? जो मैंने अभी ऊपर बताया कि होम रूल लीग की स्थापना करी थी और मार्च 1916 में पूना में करी थी। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किसके? लोकसभा के किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो 2026, क्योंकि ये 2001 की जनगणना पर आधारित है अभी, और ये 2026 के बाद बदला जा सकता है पॉपुलेशन के बेस पर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की? तो कौन सी पत्रिका है? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ये पत्रिका प्रकाशित की थी। अगला क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी 1875 में? वो आपको याद रखना है, मैडम ब्लेवेट्स्की और कर्नल अलकॉट ने। किसने? मैडम ब्लेवेट्स्की और कर्नल अलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा चुनाव कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? यानी कि जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ था तब कितने राष्ट्रीय दल थे? वो 14 थे। कितने थे? 14। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था किसकी मृत्यु पर? कि भारतीय सौर मंडल से एक तारा डूब गया। तो ये लाला लाजपत राय, जिसको हम जो लाठी चार्ज में मारे गए थे 1928 में। और ये क्यों मारे गए थे? कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय इन पे लाठीचार्ज हुआ था, इनके मरने पर महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे भारतीय सौर मंडल का एक तारा डूब गया। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने किया था। कहा था कि ये तिलक जो है वो भारतीय असंतोष के जनक है। इसके विरोध में, इस पे गुस्सा होकर बाल गंगाधर तिलक ने इनके ऊपर मानहानि का केस भी लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्यों का भाषाई आधार पर गठन 1956 में किया गया था। और सबसे पहला फर्स्ट भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, जिसको आंध्रा बोलते थे, इसको बनाया गया था 1953 में। तो ये याद रखना है कि पहला कौन सा था? आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश 1953 में। और फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956 में, जिसके आधार पर आगे राज्य बनाए गए। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? लोकमान्य की उपाधि तो होम रूल आंदोलन के दौरान इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, ये याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो आर्टिकल 32 को जाना जाता है। और ये किसने बोला था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था। क्या बोला था? कि ये हमारे संविधान की आत्मा है, अगर ये नहीं होगा तो संविधान के होने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हुई, यानी कि वो एक साथ आ गए? जो 1907 में इनमें विभाजन हुआ था, वो उसके बाद 1916 में इनमें एकता हुई और ये एक साथ जुड़ गए फिर से। तो लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, जिसमें ऐसा हुआ। तो इसके साथ ही हमारा सेशन ख़त्म होता है दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप अपनी मेहनत में लगे होंगे। और मेरी दुआ है कि आप और बेहतर करें और बढ़िया से पढ़ें और आपका एग्ज़ाम निकले। और इन्हीं के साथ आप हमसे जुड़े रहें, और मैं आपके लिए नई वीडियो लाते रहूँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपके लिए नई वीडियो भेजता रहूँ, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अब फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।